गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, नो अगेन आई एम हियर फॉर टू यू। तो आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है एंड आई होप कि आप लोग घर पे हैप्पी एंड हेल्दी हैं। चूँकि हम लोग का कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है इसलिए बेटा मैं सिर्फ प्रे कर सकती हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि मेरी दुआएं वहाँ तक पहुँच रही हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के वेल विशेस हम तक भी पहुँच रही हैं और हम भी यहाँ पर अच्छे हैं और डेली हम लोग एक दूसरे के साथ में इस क्लास के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो आज वापस से हम लोग अपना जो पार्ट 12 हमने पिछली बार स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाएंगे। हमने आपसे पिछली बार याद है क्या कहा था कि आप लोग फिर से इस पार्ट को पढ़ेंगे, नियत की नियति, है ना। और इस पार्ट को क्यों पढ़ेंगे याद कीजिए, मैंने रीज़न भी बताया था। आप जब उसे पुनः पढ़ेंगे तो आपके चित्र, आपके मस्तिष्क में वो कहानी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी और फिर आज जब हम इसके अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को उसमें हेल्प रहेगी, है ना। चलिए, तो सभी बच्चे सबसे पहले अपनी पुस्तक मयूरपंख खोलेंगे, पेज नंबर 84 और 85 निकालेंगे। ओके, फिर अपनी पेंसिल निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि हम पेंसिल से राइट करने वाले हैं। पुस्तक है ना, पुस्तक को गंदी तो नहीं करेंगे। सुंदर प्यारे अक्षरों में अगर कहीं कुछ मिटाने की जरूरत पड़ी तो हम पेंसिल से लिखेंगे। ओके, अब हम अपने जो अभ्यास प्रश्न हैं वे पढ़ते जाएंगे और आप वहां से और हम यहाँ पर अपने उत्तरों को साथ साथ लिखते जाएंगे बेटा। ओके, चलिए, मैंने भी अपनी पेंसिल उठा ली है, आप भी अपनी पेंसिल से स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2 है ना। फर्स्ट वाला क्यों नहीं? क्योंकि फर्स्ट वाला एक्सरसाइज जो है वो हमारा श्रुत लेख है, यानी सुनकर लिखिए, जो कि हम लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में करते हैं। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज नंबर 2 है, पाठ के अनुसार सही विकल्प पर निशान लगाइए। हम वो वाला कार्य शुरू करते हैं। हमें एक सेंटेंस दिया है, उसे पढ़ेंगे, उसके सामने 3 विकल्प दिए हैं, उसमें से सही वाले विकल्प को हम टिक करेंगे। पोते का नाम था। पोते का क्या नाम था? श्री प्रकाश नहीं, श्री कृष्ण नहीं, उसका नाम था श्रीनिवास। तो ग वाले विकल्प को सही का निशान लगा दीजिए बेटा, है ना। पाठ के सबसे आरंभ में ही उस बच्चे का नाम दिया गया है। दूसरा वाक्य, भिखारी ने दादी को क्या दिया? दादी ने तो उसको खाना खिलाया था, लेकिन बदले में भिखारी ने दादी को क्या दिया था बेटा? दमड़ी, खजाना या आशीर्वाद? आशीर्वाद मन से दिया था, लेकिन साथ में क्या दिया था? दमड़ी दी थी, जिससे फिर उसको खजाना मिल गया था। तो अ वाले विकल्प को सही का निशान लगाइए बेटा। फिर ग, साहूकार ने किसे पेट भर 56 व्यंजन खिलाए? साहूकार इतना खराब, जो कंजूस था, जिसकी नीयत अच्छी नहीं थी, उसने किसी को 56 भोग खिलाए। कौन खुशनसीब था वो? दादी? दादी से तो काम करवाता था। पोता? पोते को भी नहीं, क्योंकि उसका लालच पूरा नहीं होता था। भिखारी को उसने खाना खिलाया था कि अब ये मुझे भी दमड़ी देगा और मुझे खजाना मिलेगा। तो स नंबर का जो विकल्प है उसे सही कर लीजिए। फिर बेटा हमारा जो अभ्यास प्रश्न 3 है वह दिया गया है आपको मौखिक प्रश्न उत्तर। तो उसे हम लोग अपनी पुस्तक में नहीं करते हैं पर मौखिक रूप से कर लेते हैं। दादी पोता किस गांव में रहने आए थे? तो पाठ में हमने पढ़ा था कि वे मांडी गांव में रहने आए थे। ठीक है। ख, साहूकार के द्वार पर भीख मांगने कौन आया था? दादी पोता भीख मांगने नहीं आए थे, वो तो काम मांगने आए थे, रहने की जगह मांगने आए थे। तो साहूकार के द्वार पर भीख मांगने एक फटेहाल भिखारी आया था। ठीक है। भिखारी को किसने भोजन कराया?
पहले दादी ने करवाया था ना। अच्छा, दादी और पोते की समृद्धि देखकर साहूकार क्या सोचा करता था? उसको कुछ अफसोस हुआ था, काश मैंने भी उस दिन उस भिखारी को खाना खिला दिया होता या उस भिखारी को भगाया नहीं होता। यही सोचता रहता था ना वो अपने मन में। अच्छा, किसे देखकर साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। जब वो अफसोस कर रहा था, फिर एक दिन वापस से उसे वो खुशी मिली, तो क्या उसने ऐसा देखा कि जिसको देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा? नॉर्मली उस भिखारी को वापस देखकर। ठीक है, अब हम रिक्त स्थान लिखेंगे बेटा। रिक्त स्थान में भी देखिए आपको वाक्य दिया है, वाक्य में छोटा सा रिक्त स्थान है, उसके लिए आपको 2 विकल्प दिए हैं फिल करने के लिए। उसमें से सही वाला शब्द हम फिल करेंगे। दादी और पोते ने रिक्त स्थान को प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया था? क, साहूकार को, है ना? ठीक है। ख नंबर, साहूकार के दरवाजे पर एक रिक्त स्थान आ गया था। अनाड़ी के भिखारी? भिखारी आया था। ओके। ग नंबर का वाक्य देखिए, दादी ने उस दमड़ी को अपनी रिक्त स्थान में रखा था। जेब में कि संदूकची में? दादी के पास तो जेब नहीं थी ना, दादी तो साड़ी पहनती थी। संदूकची में रखा था, जहां पे वो अपनी रोज की कमाई रखती थी। अच्छा, साहूकार के यहाँ भिखारी ने रिक्त स्थान भोजन किया। खूब भोजन किया कि छप कर किया? छप कर मतलब जितना मन किया उतना, बिल्कुल फ्री होकर। साहूकार ने दमड़ी को अपनी रिक्त स्थान में रखकर ताला लगा दिया। अलमारी में रखा था कि तिजोरी में? आप कहोगे मैम अलमारी और तिजोरी में क्या अंतर है ना? तिजोरी अलमारी के अंदर होती है, मगर तिजोरी में अलमारी नहीं होती है। आप लोगों के घर में भी होगा ना अलमीरा, तो उसके अंदर फिर एक छोटा सा तिजोरी बना हुआ है, सेफ बॉक्स। तो उसने कहाँ रखा था? तिजोरी में बेटा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्नोत्तर दिए गए हैं बेटा। तो प्रश्नोत्तर आप सबको पता है कि हम लोग कहाँ करते हैं? अपनी उत्तर पुस्तिका में करते हैं। तो हम पेज पलटा रहे हैं और अगले पेज नंबर 86 पर जा रहे हैं, जहाँ पर हमें भाषा की समझ के प्रश्न दिए गए हैं, है ना? भाषा की समझ में देखिए बेटा, हमें पहला अभ्यास प्रश्न क्या दिया है? भाषा की समझ। एक्सरसाइज नंबर 1। हमें कुछ शब्दांश अनेक शब्द दिए गए हैं और यदि इकट्ठा करके कहें तो वाक्यांश दिए हैं। उनके लिए हमें 1 वर्ड मतलब एक शब्द लिखना है। 2-4 शब्दों का समूह दिया है और उसको हमको बहुत शॉर्ट करके एक शब्द में डिस्क्राइब करना है कि एक शब्द में उसे क्या कहेंगे। जैसे जो केवल शाक सब्जी खाता है, कोई इंसान जो केवल साग सब्जी खाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शाकाहारी। जो मांस खाता है वो मांसाहारी। ठीक है। ख वाला देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला, ऐसा व्यक्ति कहलाता है जिज्ञासु। जिज्ञासु, जिज्ञा रखने वाला। ग, जिसके समान कोई ना हो, अद्वितीय।
जो कभी संभव न हो सके उसे कहते हैं असंभव। यहां पर हम वाक्यांश के लिए एक शब्द लिख रहे हैं, यानी कभी कभी अपनी भाषा को सुंदर बनाने के लिए, अपने वाक्य को सुंदर बनाने के लिए हम बहुत लंबा वाक्य या वाक्य का आधा हिस्सा नहीं बोलते हैं और सिर्फ एक शब्द बोल देते हैं कि तुम्हारे लिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना क्या है, असंभव है, यानी ये काम तुम्हारे लिए संभव नहीं है। और कभी कभी असंभव को भी संभव किया जा सकता है अपनी मेहनत के बल पर, अपने लगन से, ईमानदारी से, अपने सतत प्रयास से, है ना। जैसे कह सकते हैं कि आसमान से तारे तोड़ना असंभव है, कैसे हो सकता है ये। अगला है दूसरों का भला करने वाला। उसे क्या कहेंगे? जो दूसरों का भला करता है, भला इंसान कहेंगे। फिर क्या कहेंगे? कोई बता सकते हैं हमें? वैसे तो दया करता है और भला करता है तो वो कल्याणकारी भी होता है, लेकिन दयालु भी हम उसे कह सकते हैं, है ना, क्योंकि दया की भावना ही नहीं होगी तो आप दूसरों का भला कैसे करेंगे। उसे कहते हैं परोपकारी भी कह सकते हैं, परोपकार करने वाला, है ना। तो हम इसके लिए दो शब्द प्रयोग कर सकते हैं, परोपकारी। भला मतलब परोपकार करने वाला, ठीक है, ओके। फिर है भीख मांगने वाला, वो होता है भिखारी। फिर हमें वर्णमाला के कुछ शब्द दिए हैं बेटा, उन्हें हमें क्रम में रखना है। क्रम में रखना मतलब आपको जैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और उन्हें आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना होते हैं। मतलब कौन सा लेटर आपके वर्णमाला में पहले आता है उस शब्द को पहले रखना, कौन सा अक्षर वर्णमाला में बाद में आता है उसको उसके अक्षर के बाद में रखना, या उस शब्द को उस पहले वाले अक्षर के शब्द के बाद में रखना, उसे कहते हैं वर्णमाला के क्रम में जमाना, है ना। तो देखिए हमें इसमें जो शब्द दिए गए हैं हम उन्हें पहले रीड कर देते हैं। एक शब्द पहला दिया है प्रणाम, फिर दिया है जगह, फिर गोबर, फिर जीवन, हथेली, दमड़ी, दया, खेत, पोता, सम्मान, व्यंजन, तिजोरी, सोना और फल, है ना। हमें ये चीजें शब्द दिए गए हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे, इन शब्दों को वर्णमाला में इनका जो आगे का अक्षर है वो किस नंबर पर आता है उसके हिसाब से हम इनको अरेंज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी वर्णमाला जो है वो अ से शुरू होती है, उसके हिसाब से यहाँ पर अ से लेकर ओ तक का कोई इसमें ऐसा शब्द नहीं दिया है जो उस वर्ण से शुरू होता है। फिर क से, तो क अक्षर वाला भी कोई शब्द इसमें नहीं है? हाँ, क के बाद में आता है ख, ख वाला एक शब्द दिया है खेत, तो इस तरह से लिख दीजिए खेत। ख के बाद में आता है ग, वो भी शब्द नहीं है। घ, उसका भी शब्द नहीं है। अंग वाला भी कोई शब्द नहीं है। च, च वाला कोई शब्द दिख रहा है? नहीं। छ, छ वाला भी नहीं दिख रहा है, सॉरी हमारा ग से था ना इसमें गोबर, तो ख के बाद में ग अक्षर वाला लिख लिया। अंग वाला भी नहीं आया, च वाला भी नहीं है, ज, छ वाला भी नहीं था, ज जहाज से जगह। अब देखिए बेटा आपको ज वाले दो शब्द दिए हैं, जगह भी है और जीवन भी है। तो पहले हमने जगह क्यों लिखा? क्योंकि जगह और जीवन, जीवन में ई की मात्रा है, पहले वर्ण आता है फिर मात्रा आती है, उस हिसाब से हमारा जगह पहले आएगा फिर आएगा जीवन।
ठीक है। जीवन, फिर च छ ज झ इय, कोई शब्द नहीं। ट ठ ड ढ अण, कोई शब्द नहीं। त, अब कौन सा आया? त से तिजोरी हमें दिया गया है। त थ भी नहीं। द, अब द से दो अक्षर है, दमड़ी या दया, तो दोनों तो द से शुरू हो रहे हैं। लेकिन अगर आगे के दोनों के अक्षर सेम है तो उसके जस्ट बाद वाला अक्षर हमें देखना है कि उसमें से पहले कौन सा आता है। म पहले आता है या य पहले आता है? तो म पहले आता है, इसलिए हमारा पहला अक्षर कौन सा होगा? दमड़ी। फिर दया, प फ ब भ म, य र ल, मतलब म के बाद में य आता है ना। ठीक है, उसके बाद में है प की लाइन, त थ द द हो गया। अब प से पोता, फिर एक और है प में फिर लगा है र बेटा, तो ये जो होता है प्रणाम हो जाता है। ये रेफ है, और रेफ जो होता है वो मात्राओं के बाद आते हैं। ठीक है, इसलिए पहले पोता फिर प्रणाम। प के बाद में आता है फ से होता है फल, फ प फ ब भ म, नहीं आ रहा है। य नहीं आ रहा, र नहीं आ रहा है, ल कोई शब्द नहीं है। व से है व्यंजन, हो गया। य र ल व, फिर आया है स से हमें दो शब्द दिए, सम्मान और सोना। तो हम क्या लिखेंगे पहले? सम्मान या सोना? पहले हम साधारण स वाला लिखेंगे, है ना, क्योंकि बिना मात्रा वाला पहले आता है, फिर मात्रा वाला सोना, और फिर स श स ह। तो ह से हमें क्या दिया है? हथेली। ठीक है, इसके बाद के वर्ण जो है उनसे हमें कोई शब्द दिया ही नहीं है बेटा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 शब्द हमारे अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, आप उसको राइट कर लीजिए। इसके बाद जो अभ्यास प्रश्न है बेटा, उसमें हमें क्या करना है? वाक्य को पढ़कर बदलना है। तो हम इस और का जो कार्य है वो यहाँ से हटा रहे हैं, ताकि हम यहाँ पर अपना कार्य शीघ्रता से कर सकें। अभ्यास प्रश्न 3 में देखिए बेटा, हमें वाक्य जो है उनका काल परिवर्तन करना है। अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो उन्हें पढ़कर आपको पता चलेगा कि उसमें हमें उनका जो समय है वह चेंज करना है। जैसे उन्होंने बोला कि दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए और इसी तरह बदलिए, जैसा पुस्तक वाले ने किया है। एक दिन की बात है, ये वाक्य दिया था पुस्तक वाले ने, और उसने फिर चेंज करके हमें क्या बताया? एक दिन की बात थी, है वर्तमान काल, उसने फिर चेंज करा थी भूतकाल में, है ना। एक दिन की बात थी। अब हमें भी क्या करना है? पुस्तक वाले की तरह, यदि वर्तमान काल का वाक्य दिया है तो उसे हम भूतकाल में बदल देंगे, और यदि भूतकाल का दिया है तो उसे हम वर्तमान काल में बदल देंगे। सेकंड वाला सेंटेंस देखिए, जैसे मेरे पास कुछ नहीं
वर्तमान काल, उसको मैंने चेंज किया भूत में, तो मेरे पास कुछ नहीं था। नहीं था, नहीं है। तीसरा वाक्य पर देखिए, ग में उन्होंने हमें ऑलरेडी भूतकाल में दिया है। सामने से भिखारी जा रहा है, वर्तमान काल का दे दिया है, तो इसे हम किस में चेंज करेंगे? भूतकाल में, है ना। सामने से भिखारी जा रहा था, वर्तमान को भूतकाल में बदल दिया। लेकिन अगर हमें कोई वाक्य भूतकाल का दिया हो, साहूकार तिजोरी खोल रहा था, ऑलरेडी भूतकाल है, तो अब हम उसको वर्तमान में बदलेंगे। सेंटेंस वहीं से स्टार्ट होगा बेटा, देखो, साहूकार तिजोरी खोल रहा था, लेकिन वर्तमान में वो क्या कर रहा है? खोल रहा है। कल खोल रहा था, लेकिन आज खोल रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ये वाक्य तो ऐसे ही दे दिया है। सीधी सी बात है, अगर मैं अंदर हूं तो आप बाहर हैं, और यदि आप बाहर हैं तो मैं अंदर हूं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे हम, है ना। दादी के पास कुछ नहीं है, चेंज करते हैं, दादी के पास कुछ नहीं था। ठीक है, कुछ नहीं था। अगला जो हमें अभ्यास प्रश्न दिया है बेटा, वह है वाक्य को पढ़कर उसमें क्रिया विशेषण शब्द को रेखांकित करना है और फिर उसका भेद लिखना है। क्रिया विशेषण हम लोग पढ़ चुके हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। और क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कालवाचक, जो शब्द क्रिया के समय का बोध कराए वो कालवाचक होते हैं। जो शब्द क्रिया के स्थान की विशेषता बताते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के परिमाण की विशेषता बताएं या परिमाण के रूप में उसकी विशेषता बताएं, है ना, तो वो क्या हो जाते हैं? परिमाणवाचक। फिर जो शब्द क्रिया का होने का प्रकार बताते हैं वे होते हैं, या विशेषता बताते हैं, वे होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हमने अच्छी तरह से इस विषय को, इस वाले पॉइंट को हमने पढ़ा हुआ है अपने व्याकरण में, तो हमारे लिए ये आसान है ना। तो चलिए हम इस ओर का कार्य यहाँ से हटा दें। अभ्यास प्रश्न 4 का क। वाक्य हम पढ़ते जा रहे हैं, उसमें से जो शब्द हैं वो भी हम निकालते जा रहे हैं जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। फिर हम ये लिखेंगे कि वो शब्द क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है। पहला, दादी पोता
वहां रहने लगे। रहने की क्रिया कर रहे हैं बेटा, लेकिन कहाँ रहने की कर रहे हैं? वहां। वहां मतलब कोई जगह होगी ना, तो ये कैसा हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। ख नंबर पर देखिए बेटा, वाक्य साहूकार तुरंत मान गया। मानने की क्रिया उसने की साहूकार ने, लेकिन कैसे की? तुरंत की। तुरंत एक प्रकार होता है, धीरे से मान गया, अचानक मान गया, तुरंत मान गया। तो ये क्या हो गया? क्रिया की रीति हो गई है, इसलिए यहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण ग वाला देखिए बेटा, दादी खूब मेहनत करती थी। दादी मेहनत करती थी। मेहनत करने की किस तरह की? खूब, बहुत ज्यादा, है ना? तो शब्द तो हमारा क्या निकला? खूब। लेकिन किस तरह की विशेषता बताई उन्होंने? एक खूब मतलब क्वांटिटी में है, थोड़ी, बहुत, अधिक, खूब, ये सब क्या होते हैं? आपका परिमाण बताते हैं बेटा, कि आपने वो काम या जो क्रिया की है वो कितने परिमाण में की है। इसलिए यहां पर क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा होगा। फिर है आखिरी वाला वाक्य, भिखारी कल आने वाला था। भिखारी आने वाला था, आने की क्रिया कब हो रही? कल। विशेषता हो गई ना। अब कल मतलब क्या हुआ? समय हो गया। समय वाला शब्द है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो कौन सा विशेषण होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए अब अंतिम अभ्यास प्रश्न के लिए हम इस ओर का यहां से कार्य हटा रहे हैं। अंतिम अभ्यास प्रश्न में बेटा हमें उपसर्ग दिए गए हैं और उन्हें प्रयोग करके हमें कुछ शब्द बनाने हैं। अब आप कहेंगे मैम उपसर्ग किसे कहते हैं? देखिए बेटा, मूल शब्द के आरंभ में, आरंभ यानी आगे या शुरू में जब कोई शब्द छोटा सा शब्दांश जुड़ जाता है और उसके अर्थ में चेंज ला देता है, तो ऐसा जो शब्दांश होता है, शब्द का भी अंश, इसके पहले वाक्यांश था, वाक्य का अंश, ये शब्दांश है। शब्दों से भी और छोटा सा हिस्सा है ना, उनको यदि हम किसी शब्द के आगे लगा दें, जैसे ईमान, मेरा ईमान अच्छा है, लेकिन अगर उसके आगे मैं लगा दूं बे,
तो हो जाता है बेईमान। ईमान जो होता है वो हमारा मन का एक भाव होता है और बेईमान व्यक्ति हो जाता है ना। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे ही दिए गए, जैसे आपको एक देखिए उदाहरण दिया है, बेधन हाल। हाल मतलब स्थिति, बेहाल जिसकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं हो। बेशरम, शर्म एक भाव होता है, लेकिन अगर उसमें बे लगा दिया तो हो गया बेशरम, जिसके अंदर शर्म ही नहीं होती है। उसका जस्ट अर्थ चेंज हो गया, मीनिंग ही बदल गया। तो हमें कुछ छोटे छोटे शब्दांश दिए हैं, उपसर्ग जिन्हें कहते हैं, उपधन सर्ग, आगे लगे और उस शब्द को और उस शब्द के अर्थ को पूरा बदल दे। तो इन उपसर्गों को हम और किन्हीं शब्दों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज नंबर 5 क, आपको दिया गया है एक अ। अब इस अ के साथ में मुझे कोई ऐसा शब्द जोड़ना है जिससे एक नया शब्द बन जाए। मैं क्या जोड़ सकती हूँ? असहाय भी हो सकता है, अविराम भी हो सकता है। ये था ज्ञान, बुद्धि, उसको मैंने अ से जोड़ा तो बताइए क्या हो गया? अज्ञान, जिसके पास ज्ञान ना हो, अज्ञान। ठीक है, या ज्ञानी तो अज्ञानी। ज्ञानी का मतलब होता है जिसके पास बहुत बुद्धि होती है, ऐसा व्यक्ति। और अ लगा दिया तो वही व्यक्ति पता कैसा हो गया? जिसके पास बिल्कुल भी बुद्धि, जिसके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। तो एक अ लगा देने से इसका तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया ना। ठीक है, फिर एक और आपको दिया है ख नंबर पर, देखिए बेटा, सु। सु का मतलब होता है अच्छा। अब कोई ऐसा शब्द मैं लूं जिसके अंदर इसको लगाने से उसका मीनिंग बदल जाए, जैसे सुपुत्र है ना, सुयोग भी होता है, सुकुमार भी होता है। कुमार मतलब बच्चा कोई भी, और सुकुमार मतलब जो बहुत नाजुक होता है। यहाँ पर जैसे मैं पुत्र ले रही हूँ, पुत्र मतलब सभी पुत्र, जितने भी बेटे वो सब पुत्र है। लेकिन सुपुत्र मतलब जो अच्छा बेटा होता है। ठीक है, फिर ग पे दिया है अप। अब शब्द को लगाने पर क्या होता है? वो बिल्कुल उल्टा अर्थ दे रहा है। कैसे? मैंने एक शब्द लिया मान। मान का मतलब होता है प्रसिद्धि या आदर या इज्जत, लेकिन इसको अगर मैं अप के साथ जोड़ दूंगी तो पता है क्या शब्द बनेगा मेरा? अपमान, मतलब बेइज्जती। इस शब्द का अर्थ ही बदल गया, शब्द भी बदल गया और उसका अर्थ भी बदल गया। सिर्फ ये छोटा सा मैंने जो उपसर्ग लगाया ना, शब्दांश, इसकी वजह से। घ वाला देखिए बेटा, कु। अब जैसा हमने सु लगाया वैसे हम कु भी लगा सकते हैं। सु लगाया तो सुपुत्र बन गया, अच्छा पुत्र। लेकिन अगर कु लगा दूं तो कुपुत्र बन जाएगा, जो बुरा पुत्र होता है। संगति मतलब आप जो दोस्तों के साथ रहते हैं वो संगति होती है, लेकिन अगर मैंने उसमें कु लगा दिया तो पता है वो क्या हो जाएगा? कुसंगति मतलब खराब संगति। ठीक है, तो इस तरह हमने इन छोटे छोटे शब्दांश को अलग अलग शब्द के साथ प्रयोग करके एक नए अर्थ वाले नए शब्द बनाए। ओके, तो आप लोग इस कार्य को अच्छे से व्यवस्थित रूप से अपनी पुस्तक में कर लीजिए बेटा। और इसके साथ हमारा जो आज का इस पार्ट का अभ्यास प्रश्न लेखन का कार्य है वो यहीं समाप्त हो रहा है। अगली बार हम पुनः मिलेंगे अपने इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए। तो सभी लोग नेक्स्ट टाइम अपनी जो उत्तर पुस्तिका नोटबुक है वो, अपनी पुस्तक और अपनी पेन लेकर तैयार रहिएगा।
ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय बेटा, स्टे इन योर होम एंड स्टे सेफ। ओके।